नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रोहतक लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से बेटे दीपेंद्र हुड्डा को किसी भी कीमत पर जिताना चाहते हैं, क्योंकि इस सीट पर दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य इस सीट की जीत में छुपा है। वहीं बीजेपी ने अपनी सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, रोहतक लोकसभा में भी कोसली विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण है। यूं कहें तो इस सीट के करीब 1,32,000 मतदाता हुड्डा परिवार का राजनीतिक भविष्य तय करते हुए दिखाई देंगे। कोसली की जनता दीपेंद्र हुड्डा को 2019 के लोकसभा चुनाव में 74,980 वोट से करारी शिकस्त दे चुकी है। वहीं भाजपा की जीत का गणित भी सबसे ज्यादा इन्हीं मतदाताओं में उलझा हुआ है। अहीर मतदाताओं को साधने के लिए ही कोसली के बेरली में 15 मई को मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा कराई गई थी। वहीं दूसरी ओर कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने दावा कर दिया कि गोठड़ा व बेरली रैली के बाद कोसली का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल गया है। दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से कोसली से 74,000 से ज्यादा वोटों से हारने वाले हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अहिरवाल के साथ धोखा करने वाले लोगों को यहाँ के लोग माफ नहीं करेंगे। इन्होंने परिसीमन के दौरान कोसली को कमजोर करने का काम किया। विधायक जी, अभी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय रह गया है। सबसे जो हॉट सीट बनी है रोहतक लोकसभा बनी है, वो भी कोसली विधानसभा। किस तरह से देखते हैं कोसली विधानसभा को? और क्योंकि लगातार सारे भाजपाइयों ने डेरा डाला हुआ है कि दीपेंद्र हुड्डा को हराया जा सके, लेकिन फिर भी वो मजबूत दिखाई दे रहा है अभी कोसली विधानसभा में। आप किस तरह से आंकते हैं इसको, क्योंकि आप वहाँ के प्रेजेंट विधायक भी हैं? देखिए, कांग्रेस ने एक नैरेटिव फैलाने का काम जो शुरू में किया था, जब हमारी गोठड़ा रैली हुई उसके बाद लोग समझ गए। और आज हमारा पिछली बार 74,900 कुछ का जो डिफरेंस था, आज हम उसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। हमारी 2-2 रैलियां हो गई, हर बूथ पे कार्यकर्ता लगा हुआ है, हर हमारे क्लस्टर के इंचार्ज अपना काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे 20-25 दिन में ही दूसरी रैली कराना भी, और अच्छा लोगों में जोश था, उत्साह था। उससे साफ यही क्लियर हो रहा है कि आज भले ही ये पूरे रिश्तेदार छोड़ लें, कांग्रेस वाले भले ही ये कहीं कहीं के ला के हल्के में पिछले 6 महीने से ये लग रहे हैं, किसी का रिश्तेदार किसी से, किसी का रिश्तेदार किसी से। लेकिन मैं तो कोसली का जो आज टारगेट पिछली 19 का था, उसी को अचीव करने के लिए लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये लोग जो पहले आज से 10 साल पहले सत्ता में थे, तो किस तरह के अपने अपने लोगों को जो है वो नौकरियां मिलती थी, और उधर रोहतक के सांगी के लोग ला के भी ट्यूबवेल ऑपरेटर लगाए जा रहे थे। आज पहली बार एक ऐसा माहौल इस क्षेत्र को मिला है। अभी क्लास 3 की वैकेंसी ना रिजल्ट निकला था, जिसमें 486 लोग रेवाड़ी ज़िले के लगे, पहली बार इतने बड़े उसमें लगे, जिसमें 300 लोग मेरे कोसली विधानसभा के थे। इसी तरह से इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई, उसमें से भी 17 लोग मेरे यहाँ के इंस्पेक्टर लगे थे, 27 टोटल जिला रेवाड़ी के लगे थे। इसी तरह से जितने डॉक्टरों की भर्ती होती है मेरे यहाँ, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ये क्षेत्र है, तो डॉक्टरों की तादाद यहाँ लोकल बहुत है, तो इसलिए आज कोई भी वो नहीं है, और डॉक्टर सबसे ज़्यादा लगे। इसी तरह से पुलिस में जब भर्तियाँ हुई उसमें भी लगातार हमारे हलके का बहुत बड़ा जो था उसकी भागीदारी हमने मिली। तो कोई भी लिस्ट इस 10 साल में जो निकली है भारतीय जनता पार्टी के राज में, निश्चित तौर पे हम लोगों को कई गुना हक मिल रहा है। वरना तो रेवड़ियाँ बंटती थी और सारे बाहर के लोग ही लगते थे, और अगर हल्के के लगे भी हैं तो कुछ न किसी के माध्यम से लगे वो उस समय, और चाहे वो पर्ची से लगे, चाहे वो खर्ची से लगे उस तरह के, लेकिन उनसे कई गुना हमने इस 10 साल में लगाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि भाजपा चुनाव से पहले भाग रही थी और जेजेपी को सीट देना चाहती थी।
जेजेपी इसलिए उनको गठबंधन छोड़ के भागी कि उनको हार दिख रही थी। दोनों ही पार्टी वहाँ से भाग रही है, वही वहाँ पे रहेंगे, इसलिए वोट हमें दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा और जेजेपी का जो गठबंधन सरकार चलाने का था, चुनाव आपको पता है हम अलग अलग लड़े थे और ऐसी कोई विषय नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब हम 10 की 10 सीटों पे जीतते थे तो हम इतने कमज़ोर थोड़ी थे। लेकिन क्या है कि राजनीतिक लोगों ने तो कुछ न कुछ तो कहना ही है, कुछ तो लोग कहेंगे। एक नैरेटिव ये भी बताया जा रहा है कि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा की सरकार का चुनाव है। यदि हम लोकसभा जीतते हैं तो विधानसभा में सरकार बनाएंगे, हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आप इस तरह से इसको देखते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं ये बात लगातार बताई जा रही है। मैं तो लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही अपील करना चाहता हूँ, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। और जब राष्ट्र की कोई बात आती है, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र तरक्की करेगा, तो ही तो सबकी तरक्की उसमें है। तो ये विधानसभा का चुनाव ही नहीं है, ये तो केवल और केवल गुमराह करने की बात है। आज ये इनके भाषण में देख रहा हूँ, सारे विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं, जबकि ये नहीं है ऊपर किसको जाएगी शक्ति, ऊपर किन लोगों के हाथ में शक्ति जाएगी, ये भी तो देखने का है। इनका प्रधानमंत्री का कौन दावेदार है, इनमें आज तक प्रधानमंत्री का फैसला नहीं हुआ। हमारा तो सीधा सीधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लोग वोट दें, मेरी यही अपील क्षेत्र के लोगों से है, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है। पूरे चुनाव की बात कर ले तो कोसली में की बात करें तो जाट गैर जाट की बात होने लग गई है दोबारा एक बार फिर से। अमूमन जातिवाद पे चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर ठीक है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जातिवाद का चुनाव ही नहीं है, जब मैं पहले ही कह रहा हूँ ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, किसी जातिवाद का चुनाव नहीं है। और जो भाई इस तरह से सोचते हैं तो उनको एक बार पुनः इस पे विचार और मंथन करना चाहिए। ये राष्ट्र का चुनाव है, ये कोई अपनी ताकतों को बखेरने का चुनाव नहीं है। इसलिए मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, जो जिससे आप बात कर रहे हैं, सब लोग लग के ही राष्ट्र का निर्माण करें। इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सब लोग लगेंगे तभी राष्ट्र 2047 का जो हमारा सपना विकसित राष्ट्र का है वो तभी पूरा होगा। नहीं तो आपने पिछले दिनों खूब देखे कितने घपले घोटाले 10 साल पहले होते थे, कितने आतंकवाद का मामला चल रहा था, कितना अलगाववाद चल रहा था, किस तरह से हमारे सीमाओं पे सर काट के सैनिकों को ले जाते थे। आज सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस 10 साल में ये राष्ट्र किस तरह से आगे बढ़ा है। नहीं तो कांग्रेस के राज में 40,000 करोड़ रुपए में देश का सोना गिरवे रख दिया था, आज 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं। अभी लगातार 2 रैली आपने कराई, पहले मुख्यमंत्री की रैली थी, अब मध्य प्रदेश की रैली थी। भगवान श्री कृष्ण की बात करें, राम, भाजपा उन्हीं नैरेटिव दोबारा आ गई भगवान श्री राम पे और भगवान श्री कृष्ण पे। क्या मुद्दों की कमी थी कोसली में, क्योंकि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो फिर बावजूद इस पर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे आराध्य हैं, राम हो चाहे कृष्ण हो, ये हमारी विचारधारा का आधार है। और राम और कृष्ण ने जिस तरह से जीवन अपना यापन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नाम से नहीं है बात, उनके विचार से है, उनके संस्कार से है। और राजनीति में अगर संस्कार और विचार ही नहीं होगा तो मैं समझ सकता हूँ देश तरक्की नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन, दिव्य हुड्डा कहते हैं कि IMT खुलवा देंगे कोसली में। आप लगातार उन पर क्षेत्रवाद को इसे बांटने की आरोप लगाते रहे, हमेशा परिसीमन की बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं इसके दावे को? कोई IMT और रोजगार दिलवाएंगे और उल्टी आपके सांसद पे यहाँ से ना मिलने का आरोप लगाते हैं लोगों से। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल, जो इस 10 साल से पीछे जो कांग्रेस का इनका राज था, उस समय ये MLA MP तो थे नहीं, ये तो मुख्यमंत्री थे। उस ताकत को तो देखना पड़ेगा ना, तब भी तो IMT खुल सकती थी। इन्होंने जो पुल बनाया, इन्होंने जो विकास कार्य कराए, आज हमने सब सुनना पड़ रहा है, हम उनको तोड़ के दोबारा बनवाना पड़ रहा है। तो इन्होंने किस तरह का विकास कराया ये तो कोसली की जनता जानती है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि ये इस दक्षिणी हरियाणा का हक देंगे, दक्षिणी हरियाणा को हक नहीं देंगे। दक्षिणी हरियाणा का हक तो इन्होंने छीना है और ये सारी दुनिया इनको जानती है। आज तो मैं कई बार अपने बात में कहता हूँ कि एक चौधरी की भैंस खो गई, तो वो चौधरी अपने बेटे को लेके मंदिर में गया, कहने लगा, शिव के मंदिर में गया, भगवान शिव बाबा हमारी भैंस ढूंढवा दे, 1 थन का दूध चढ़ाऊँगा। दूध अगले मंदिर में गया
तो हनुमान जी के बोले, हनुमान जी महाराज एक थन का दूध भैंस का आपको चढ़ाऊँ, हमारी भैंस ढूंढवा दो। इसी तरह से दुर्गा के मंदिर में, इसी तरह से काली के मंदिर में, तो अलग अलग 4 थनों का दूध चढ़ा दिया। फिर बेटा पिताजी से कहने लगा, पापा अब हम भैंस का क्या करेंगे, 4 थन का दूध तो चढ़ा दिया, अब चाहे पाओ या ना पाओ। तो बोले भाई ये 70 रुपये भैंस है। बेटा चौधरी बोलने लगा, 70 रुपये भैंस है, आज तो ये सब्ज बाग दिखाने ही पड़ेंगे, फिर मैं इन सारे देवी देवताओं को देख लूँगा, एक बार ताकत तो आने दे। तो आज ये बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, इसे जनता जान चुकी है। क्या अहिरवाल को जो बांटने की कोशिश हुई थी, उसका जवाब अहिरवाल की जनता भी उनको इलेक्शन में दोबारा देगी? देना चाहिए, क्योंकि हमारा काम चौकीदारा करने का है, हमारा जनता को जागरूक करने का है। असली मालिक तो जनता जनार्दन है, फैसला तो उन्होंने करना है। तो लेकिन मैं आपके माध्यम से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा, अगर जब परिचमन हुआ इसमें, तो आपने देखा 8 के आसपास 9 में विधानसभा ये बनी, तो हमारी विधानसभाएं 2.5 लाख की बनी, जबकि झज्जर की तरफ चले जाओ आप और आगे चले जाओ, वहाँ 160 170 से ज़्यादा की विधानसभा नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल है, ये तो लिखी हुई चीज़ें हैं। हमारी 2.5 लाख की हुई, तो मैं ये समझता हूँ बढ़नी यहाँ चाहिए थी, जबकि हमारा जाटूसाना तोड़ा, हमारा सालावास तोड़ा, और हमें एक विधानसभा में समेट दिया। और जिला रेवाड़ी की तीनों 2.5 लाख की आज विधानसभा है, वहाँ देखेंगे 170 172 160 की विधान। तो न्याय हुआ कहीं? न्याय तो नहीं हुआ। इसी तरह से उसमें परिचमन आयोग में ये इस तरह की विचार था, उन्होंने कहा भाई जहाँ रोटी बेटी हो, जहाँ पहनावा हो, जहाँ भौगोलिक स्थिति मिलती हो, जहाँ भाषा की टोन मिलती हो, उस तरह से इनको मिलाया जाए। लेकिन कोसली की एक नहीं सुनते हुए रोहतक में मिला दिया। आज हमारा पार्लियामेंट का कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता कोसली से, क्योंकि समीकरण इस तरह के तोड़ के रख दिए। और ये सारा का सारा भूपेंद्र हुड्डा के सरकार में किया इन्होंने, और बेटी को बांटने का भी काम किया, सब कुछ बांटने का काम किया। और अगर हमें कोसली को मिला देता तो आज हमारा कैंडिडेट होता महेंद्रगढ़ में मिलाने के बाद, आज हम एक सशक्त उम्मीदवारी जता सकते थे। लेकिन हमारा वो भी छीनने का इन्होंने काम किया, विधानसभा भी कम करने का काम किया। और इसके साथ साथ 2026 में फिर परिचमन आ रहा है, गलती से अगर 19-21 हो गया तो फिर ये क्षेत्र इनके 2 रेपन का नतीजे को भुगतेगा।